नमस्कार, न्यूज़ एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। सबसे पहले खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने यहां आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभाला है। इस मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं और 1 जवान घायल है। ये मुठभेड़ अहलन गरोले के जंगलों में हो रही है। कुछ देर पहले ये जो मुठभेड़ है वो शुरू हुई है। वहाँ पर जानकारी मिली थी आतंकियों के छुपे होने की और उसके बाद वहाँ पर सुरक्षा बलों ने उनको घेरा। मुठभेड़ शुरू हो गई है और आतंकियों ने यहाँ पर सुरक्षा बलों के खिलाफ गोली चलाई है और दोनों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। 1 जवान जख्मी बताया जा रहा है, लेकिन 2 जवानों के शहीद होने की खबर है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप के बाद मर्डर का मामला सामने आया है। शुरुआती जांच में महिला के चेहरे, गले, पेट और प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान मिले हैं। परिजनों की ओर से मुकदमा दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने संजय रॉय नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसे 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। इस बड़ी वारदात पर सियासी बयानबाजी भी जमकर हो रही है। कोलकाता में सीपीएम ने इसके विरोध में प्रदर्शन भी किया है। Case has been started both under rape and murder. The family was there throughout this. The family was there right from the time when the inquest was conducted. Doctors were present there, junior doctors were, PG students were present there. They have signed everywhere, and they whatever they wanted in terms of what should be the how the inquest should be done and all that. So they themselves had made a requisition, and accordingly we have also tried to adhere to that. This is not a conclusion of investigation. Investigation is ongoing. Yeah, sexual assault. There are signs of sexual assault as far as this is concerned. हर चीज में, हर क्राइम में किसी चीफ मिनिस्टर को फोन करना पड़ेगा और उसके बाद पुलिस एक्ट करेगी, तो आपको तो हो गया कोई क्राइम का इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि कोई भी चीफ मिनिस्टर, उनके जगह अगर कोई भी हो, किसी के द्वारा सब केसों में फोन करना संभव नहीं है। आपको क्या लगता है जो इन लोगों को जस्टिस मिलेगा? मिलने के लिए जो करना है हम करेंगे। आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन करेंगे। परिवार का एक ही डिमांड है, परिवार पूरी तरीके से नॉन पॉलिटिकल फैमिली है, राजनीति से दूर रहते हैं। हम भी चाहते हैं कि राजनीति से विषय दूर रहे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो अपराधी है उसको अल्टीमेट जो हमारे प्रावधान है, जो लॉ मैंने जैसे पहले ही बताया, आदरणीय मोदी जी की इसके पहले जो टर्म थी, 2nd टर्म में इसका लॉ में हमने सुधार लाया। इसमें डेथ सेंटेंस को बोला गया है, रेप एंड मर्डर। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो किया उसको सजा मिले, किसी दूसरे को मिलने से कोई लाभ नहीं होगा। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद वहां सियासी संकट जारी है। सबसे बड़ा संकट वहां के अल्पसंख्यकों हिंदुओं पर खड़ा हो गया है। सैकड़ों की संख्या में हिंदू वहां से पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं, सीमा पार कर भारत आने की कोशिश कर रहे हैं। इस हिंसा के खिलाफ दुनिया भर में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि समस्या कितनी गंभीर है। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसकी गूंज अमेरिका तक जा रही है। आपको हम न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की और यूएन हेडक्वार्टर्स के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां लोग बैनर लेकर सड़कों पर उतरे। लोगों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की। इसके अलावा स्वीडन में भी प्रदर्शन हुआ, वहां की संसद के सामने प्रदर्शन हुआ। इन प्रदर्शनकारियों ने हिंसा पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। वहीं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने हमसे खास बात की। उनका कहना है कि उनकी पार्टी के नेता खालिदा जिया को 2 रास्ते दिए गए थे, या तो बांग्लादेश छोड़ दो या भीड़ का शिकार हो जाओ। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस पर उन्होंने कहा कि वो उस सरकार के साथ थे जिसने सैकड़ों लोगों को मरवा दिया। इस्लाम का कहना है कि शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो गई थी। उन्होंने कहा कि फिलहाल खालिदा जिया बेहद बीमार हैं। फखरुल इस्लाम का कहना है कि बांग्लादेश भारत के साथ बेहतर संबंध बनाएगा। अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि किसी के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं है।
और बांग्लादेश में नोबेल प्राइज विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस के कमान संभालने के बाद अब पूरी दुनिया के निवेशकों और सरकारों की निगाहें उनकी अंतरिम सरकार की आर्थिक नीतियों पर हैं। बांग्लादेश में पिछले कुछ हफ्तों से जारी राजनीतिक संकट की वजह से आर्थिक हालत खराब है और आम लोगों पर आर्थिक संकट का असर गहराता जा रहा है। इसको लेकर भारत सरकार भी चिंतित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक इस संकट का सबसे ज्यादा असर गारमेंट और निटेड फैब्रिक सेक्टर पर पड़ा है। मौजूदा हालात की वजह से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को 10 अरब डॉलर से भी ज्यादा का नुकसान हो सकता है। लिहाजा अब सबकी निगाहें मोहम्मद यूनुस पर टिकी हैं, जिन्हें अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया है। मोहम्मद यूनुस के सामने सबसे बड़ी चुनौती बांग्लादेश की चरमराई अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने और विदेशी निवेशकों का विश्वास जीतने की है। शनिवार को दिल्ली में आरबीआई ऑफिस में आरबीआई गवर्नर के साथ बजट पर एक अहम बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत सरकार गारमेंट और बुने हुए कपड़ों के क्षेत्र पर इसके असर की समीक्षा कर रही है। I've also had discussions and calls coming on the matter of our textile garment investments which are in Bangladesh, many of whom who come from Tamil Nadu. I hope that the interim government will settle things sooner. वित्तीय साल 2023-2024 के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 13 अरब डॉलर का कारोबार था, जिसमें से करीब 11 अरब डॉलर की हिस्सेदारी भारत से निर्यात होने वाले सामानों की थी। अब सवाल है कि अभी जो स्थिति है बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की, जहां पर आर्थिक गतिविधियां लगभग स्थिर हो गई हैं, क्या क्या चुनौतियां आपको लगता है बांग्लादेश के सामने, और दूसरा भारत बांग्लादेश आर्थिक संबंधों पर इसका कितना असर होगा? देखिए, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो चुनौतियां हैं, अभी पूरा वर्ल्ड जो है काफ़ी एक ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन में है। जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं, जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है, वो काफ़ी अभी भी प्रॉब्लमेटिक है। तो उसी के संदर्भ में हर एक इकॉनमी को अपने अपने जो ग्रोथ पैरामीटर्स हैं, जो स्ट्रक्चरल ग्रोथ पैरामीटर्स हैं, उनको मद्देनजर रख के ही आगे अपनी इकॉनमी को बूस्ट करना पड़ेगा। इंडिया और बांग्लादेश का सवाल है, जहाँ तक हमारे बायलैटरल रिलेशंस की बात है, तो बांग्लादेश हमारा एक साउथ एशिया में एक बहुत मैं कहूँगा कि उभरता हुआ और सबसे सिग्निफिकेंट एक हमारा ऐसे ट्रेड पार्टनर है, जिसके साथ हमारा बहुत अच्छा ट्रेड है, लेकिन हम ट्रेड सरप्लस में हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति में जो ट्रेड है, मैं समझता हूँ कि शॉर्टर टर्म के लिए तो इम्पैक्ट होगा, बट लॉन्ग टर्म में दिस कांट इम्पैक्ट द ट्रेड ट्राजेक्टरी, क्योंकि जो गिव एंड टेक है वो बहुत ही एफिशिएंट होता है। जो कंट्रीज़ के आपस में बायलैटरल ट्रेड होता है, उसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर पाती, क्योंकि उसमें जो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज है दोनों तरफ से वो इंटैक्ट रहता है, क्योंकि वो तो लोगों की डिमांड है। पिछले 2 हफ्तों से थमे व्यापार का सबसे ज्यादा असर भारत में प्याज के निर्यातकों और फास्ट फैशन स्टोर्स पर पड़ा है। कहीं पे भी इस तरह की क्राइसिस होती है तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है। यही क्यों, जब अब कोरोना आया था कितना ज्यादा आपका डिस्टरबेंस हुआ, सप्लाई चेन पूरे विश्व में डिस्टर्ब हुआ। अब क्राइसिस वहां पर है तो वहां पर भी तो डिस्टर्ब तो होगा। अब उनको भी तो खाने के लिए चाहिए ना। तो अब जो आने वाली गवर्नमेंट है 2-4 दिन में वो सोचेगी कि क्या करना चाहिए हमको। अब भारत भी सोचेगी कि क्या करना चाहिए हमको, सप्लाई उनको देना चाहिए और वहाँ की गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा लेना चाहिए, नहीं तो हमको अल्टरनेट मार्केट देखना पड़ेगा। बिजनेस तो प्रभावित होगा ही होगा। बांग्लादेश में कॉन्फिडेंस जो है बायर्स का, वो काफ़ी अरसे से थोड़ा कम होता जा रहा था, लेकिन जो अभी जो वातावरण है और जो अभी जो हुआ उसकी वजह से बिल्कुल कॉन्फिडेंस शैटर हो गया है। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव तो देखिए 2 तरह के बायर हैं। एक तो जो फास्ट फैशन बायर होते हैं, जो बड़े शॉर्ट डिलीवरी का माल लेते हैं, उनका जो मटेरियल जो गारमेंट्स फ्लोर पे भी होते हैं, वो भी बड़ा, उसका शेल्फ लाइफ बहुत कम होता है। वो मतलब हर 3 या 4 हफ्ते के बाद गारमेंट जो है ना स्टाइल चेंज करते हैं। अब देखना अहम होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक कारोबार कितनी जल्दी सामान्य होता है। दिल्ली से प्रशांत और कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।
15 अगस्त के ठीक पहले दिल्ली से गिरफ्तार आईसिस के संदिग्ध आतंकी रिजवान 2018 से ही आईसिस के संपर्क में था, लेकिन तब पुलिस ने उसका डी रेडिकलाइजेशन कराने के बाद उसे छोड़ दिया था। लेकिन फिर वो आईसिस के पुणे मॉड्यूल में शामिल हुआ और पाकिस्तानी हैंडलर्स के जरिए आईईडी बनाने में एक्सपर्ट हो गया। अब कंट्रोल ब्लास्ट के ट्रायल के बाद वो दिल्ली में तबाही मचाने की फिराक में था। पुलिस की जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। दिल्ली के दरियागंज इलाके में इन संकरी गलियों से होते हुए हम 30 साल के रिजवान अली के घर पहुंचे। घर पर उसके टीचर है, बीमार माता पिता और उसके 5 भाई बहन रहते हैं। रिजवान 1 साल पहले अपनी पत्नी के साथ अपने घर वालों को बताकर गया था कि वो पुणे नौकरी करने जा रहा है, लेकिन तब से लेकर अब तक ना तो उसका फोन आया और ना ही वो मिलने आया। लेकिन उसकी तलाश में जांच एजेंसियों के लोग उसके घर आते रहे। मेरे बच्चे को अपने पढ़ाया लिखाया, इस वजह से पढ़ाया लिखाया कि भाई वो बड़ा आदमी बने और कमाए और धमाए, और उसको खामखाई NIA वाले कह रहे हैं कि इसने आतंकी काम कर दिया है। हम माँ बाप शरीफ हैं, इसके अब्बा जो हैं बहुत जामे के पढ़े लिखे लोग आदमी हैं और उनको हमें सताया जा रही है नागहानी का। रिजवान को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 8 अगस्त को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 15 अगस्त के पहले वो दिल्ली में बड़ा हमला करने की फिराक में था और उसने कुछ VIP इलाके की रेकी भी कर ली थी। पुलिस के मुताबिक 2018 में रिजवान ISIS के आतंकी अबू हुजैफा के संपर्क में आया। पुलिस ने रिजवान को डिटेन किया और फिर डी रेडिकलाइजेशन करवाने के बाद छोड़ दिया। लेकिन 2023 में अब रिजवान पुणे गया तो वहां ISIS के पुणे मॉड्यूल में शामिल हो गया। ये मॉड्यूल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर पाकिस्तान में बैठा फरहतुल्लाह गौरी चला रहा था। फरहतुल्लाह अक्षरधाम मंदिर हमले का भी मास्टरमाइंड है। पाकिस्तानी हैंडलर ने इसे टेलीग्राम पर बम बनाने के तरीके की PDF फाइल भेजी। फिर रिजवान ने अपने साथियों शाहनवाज, इमरान और यूनुस के साथ IED बनाई। लोकल मटेरियल से नूह, हल्द्वानी के जंगलों और दिल्ली के यमुना तट पर IED बनाकर कंट्रोल ब्लास्ट किए। पुलिस के मुताबिक रिजवान L शेप IED बनाने का एक्सपर्ट है। वो फरहतुल्लाह गौरी के सीधे संपर्क में था। पुलिस के मुताबिक अब वो दिल्ली में युवाओं को ISIS में भर्ती करने में जुटा था। ऐसे कोई नहीं है, मेरा बच्चा ऐसा नहीं था। खामखा का नाम लगा रहे हैं। अगर इस तरह तुम अपने हिंदुस्तानी बच्चे को आतंकवादी कहोगे तो फिर तुम्हें सब भी आतंकवादी कहने लगेंगे। तुम सब भी आतंकवादी कहलाने लगोगे। रिजवान ने फायर सेफ्टी और मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया है। उस पर NIA ने 3 लाख का इनाम रखा हुआ था। जो रिजवान है वो लगातार आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है और वो अलग अलग सोशल मीडिया ऐप के जरिए जो युवा हैं उनको मोटिवेट कर रहा था कि वो भी ISIS में शामिल हों। उसने फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया है और इसीलिए वो ID बनाने में एक्सपर्ट हो गया था और पुलिस के मुताबिक उसने कुछ VIP इलाकों की रेकी भी की थी ताकि वो दिल्ली में 15 अगस्त के पहले कुछ बड़े धमाके कर पाए। नई दिल्ली से कैमरामैन शिव कुमार के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। अब देखते हैं पटना के नज़दीक एक गांव की कहानी, जहां अपने दादा परदादाओं की ज़मीन पर रहते आए लोगों को वक्फ बोर्ड का नोटिस मिला कि वो ज़मीन खाली कर दें। पटना से महज 30 किलोमीटर दूर फतुहा में अपनी जमीन पर खड़े लोग ये जमीन पिछले 100 वर्षों से ज्यादा से उनके दादा परदादाओं की रही है। लेकिन अचानक इन सब के जीवन में भूचाल सा आ गया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से इन्हें नोटिस मिला और कहा गया कि 30 दिनों में ये जमीन खाली करनी होगी। 50 साल से हम लोग रह रहे हैं और 100 साल से हम लोग का दादा खानदानी सब जमीन खतियानी जमीन है। जितना ही बना ले सब गलती जगह में बना ले सब। हमने वक्फ बोर्ड से ये भी मांगा है कि आपके पास अगर कोई ऑथेंटिक प्रूफ है, किसी ने दान किया है या किसी ने रजिस्ट्री किया है आपको, तो मेरे पास प्रूफ लाएं, कागज लाएं। लेकिन उसके पास कुछ नहीं है। जबरदस्ती जो होता है ना, उस तरह से करा। जब NDTV को इस मामले की जानकारी मिली तो हम सीधे जा पहुंचे गोविंदपुर, उन 10 परिवारों के बीच जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं।
वहाँ जो दस्तावेज हमें मिले और वक्फ बोर्ड का जो कारनामा हमारे सामने आया तो हम भी चौंक गए। हम लोग हाई कोर्ट किया, हाई कोर्ट से हम लोग का अथी मिला, रिलीफ मिला। ये हमें उन्हीं का पोता है, हमारे नाम से जमीन, टोटल जमीन है। ये सभी इस मोहल्ले के पुश्तैनी निवासी हैं। इनके मकान के लगभग 200 मीटर पीछे एक मजार है। जो नोटिस इनको मिला है उसमें इस जमीन को कब्रिस्तान की जमीन बताया गया। इसके साथ ही इन्हें कहा गया कि इसे फौरन खाली कर दें। इस दावे में 100% बिल्कुल ही गलत है, फॉल्स है। और यहाँ तक का मामला ये है कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड प्योर फर्जी तरह से रजिस्टर्ड करा लिया है। यहाँ पर 7 लोगों का घर है और 7 लोगों का घर है जो बहुत निर्धन है। और इनमें क्या है कि बात के मतलब कि राइटी है, इनका पास खतियान है, सारा अप टू डेट कागज़ है, रसीद भी करता है सर। और इन लोग को बहुत परेशान किया गया था, किया गया भी है। परेशान गांव वाले डीएम के कार्यालय में पहुंचते हैं और वहां अपनी जमीन की जांच की मांग करते हैं। जांच करके डीएम और सर्किल ऑफिसर ने बताया कि ये जमीन उनकी रैयती जमीन है, यानी उनके पुरखों से उनके पास चली आ रही है। सभी सरकारी रिकॉर्ड में जमीन पुश्तैनी बताई गई है। कुछ वक्त पहले सरकार ने इस जमीन में से थोड़े से टुकड़े का बाजार समिति बनाने के लिए अधिग्रहण किया। उसका मुआवजा जमीन मालिकों को दिया गया, यानी सरकार भी ये मानती है कि ये जमीन इन लोगों की पुश्तैनी है। ये तो भाग मनाइए कि हाईकोर्ट में 2 डिसमिल में बाजार समिति में जमीन गया था सर, इसीलिए स्टे भी लगा सर, नहीं तो स्टे भी नहीं लगता। ये लोग को बहुत परेशानी होता और ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता सर। परेशान गांव वालों ने फिर वक्फ बोर्ड में आरटीआई डाली। काफी टाल मटोल के बाद जब वक्फ बोर्ड ने इस जमीन से संबंधित जानकारी उन्हें सौंपी तो उसमें ये जानकारी थी ही नहीं कि वक्फ बोर्ड का इस जमीन पे मालिकाना हक कैसे बनता है और किसने इस जमीन को वक्फ बोर्ड को दान किया। फतवा के जमीन का मामला इकलौता मामला नहीं है जो कि वक्फ बोर्ड को कटघरे में खड़ा करता है। सवाल यह है कि अगर कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो उस संपत्ति का प्रमाण देने में इतनी आनाकानी क्यों? संपत्ति कहाँ से आई, किसने वक्फ बोर्ड को दान दिया? हर मामले में कोर्ट यही जवाब वक्फ बोर्ड से मांगता रहा है और ज़्यादातर मामलों में वक्फ संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं दे पाता है। थक हार के गांव वालों ने पटना हाई कोर्ट की शरण ली और हाई कोर्ट ने कागजात के आधार पे वक्फ बोर्ड को नोटिस दिया और पटना जिलाधिकारी के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें जमीन खाली करने की बात की गई थी। तो उसके ने हम लोग हाई कोर्ट गए हैं, उच्च न्यायालय गए हैं, तो वहाँ से हम लोग को डिग्री हासिल हो गया है कि नहीं आपका ज़मीन जो है रहती है। वहाँ से हम लोग को मिल गया है क्लियर रिस्पॉन्स। वहाँ से रिलीफ आपको मिल गया? हाँ, पूरा मिल गया रिलीफ। हालांकि हाई कोर्ट के फैसले ने राहत तो दे दी है, लेकिन परेशान गांव वाले अब चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड उनकी पुश्तैनी जमीन से अपना दावा वापस ले और सरकार उन्हें इस मुकदमे से मुक्त करे। हाँ, मुआवजा मिला था। रहमत लाल जी के लड़का थे अभी किशोर मेहता, उन्हीं के बाबूजी के मुआवजा मिला था और 2015 तक हाईकोर्ट में केस चला है और 23 में उन्होंने हमारे को नोटिस कर दिया गया है। तो जब आपको मुआवजा मिला तो इसका मतलब सरकार मान रही है कि जमीन आपकी है? हाँ हाँ, वो हमारा है ही, सब कुछ मिल ही रहा है। वो तो यहाँ से डीएम से लेकर सब हम लोग का दे दिया है कि मैंने इन लोग आप लोग रहती ज़मीन है, लेकिन वो है कि डीएम को भी पावर नहीं है कि मैंने रोक सके रहती। ये जितने भी जो जमीन के जो ओनर्स हैं वो क्या सब हिंदू फैमिली हैं? हाँ, हिंदू सब फैमिली हैं पूरे। अल्पसंख्यक समाज के जो चिंताएं हैं उसके प्रति संवेदनशील रहना ये नीतीश सरकार की विशेषता रही है और इसी परिप्रेक्ष्य में जो केंद्र सरकार का यह निर्णय है यह उचित है। और अब जैसा कि हमने कहा कि इन लोगों को भी अपनी चिंताओं आशंकाओं से इस समिति को अवगत कराना चाहिए। वक्फ बोर्ड से जब हमने उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो हमारे हाथ निराशा लगी और सरकार के मंत्री भी इस मामले में ढुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं। मैं बैठ नहीं दूंगा, पहले आप हमसे बात कीजिए ना, कैमरा बंद कीजिए, बैठ नहीं दूंगा। आप इसकी सारी जानकारी जो है वक्फ बोर्ड से ले लीजिए। माइनॉरिटी को हमेशा हमने ध्यान रखा है, कहीं से माइनॉरिटी को चोट न लगे दिल पे, ये पूरी मेरी नज़र है और आप लोग। बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू भी इस मामले में सधे हुए बयान दे रही है। अब जबकि पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड की नियमावली में बदलाव की बात चल रही है तो लोगों को उम्मीद बंधी है कि उनको इससे अब राहत मिल सकती है। इस मामले में वक्फ बोर्ड से एनडीटीवी कुछ सवाल कर रहा है। मसलन गांव वालों की जमीन उनकी कैसे हुई? अगर ये जमीन उनकी है तो सरकारी रिकॉर्ड में कैसे पुश्तैनी बताई जा रही है? अगर सरकार इसे वक्फ की जमीन मानती है
तो कैसे इसका अधिग्रहण कर गांव के लोगों को उसका मुआवजा दिया जा रहा है? अगर इसका मालिकाना हक वक्फ बोर्ड का होता तो मुआवजा भी वक्फ बोर्ड को मिलना चाहिए था। बिहार में ऐसे कई मामले बिखरे पड़े हैं और अब जरूरत इस बात की है कि सरकार या कोर्ट इन मामलों में संज्ञान ले और लोगों को इस प्रताड़ना से मुक्त कराए। पटना से प्रभाकर कुमार, NDTV इंडिया।